तो दोस्तों, इस चैनल में आप सब विजिट कर रहे हैं, इसलिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, यहाँ पर हमारे हाई स्कूल के चैप्टर का जो है ये इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सभी यहाँ पर क्लियर किए जा रहे हैं दोस्तों। तो आप इस चैनल में अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। जितने भी वीडियो हमने डाला है दोस्तों, अगर आप सारे वीडियो को कवर करेंगे तो आपको 20 नंबर इसी जो है क्वेश्चनों में से ही आएंगे। 100% इसकी जो है यहाँ पे जो है गारंटी है दोस्तों। और आप शुद्धता के साथ साथ पास भी होंगे और सारे कंपटीशन एग्जाम में भी ये आपके जो है क्वेश्चन से मदद करने वाले हैं। जैसे कि आपके रेलवे, एसएससी, पॉलिटेक्निक और जितने भी गवर्नमेंट डी ग्रुप के हैं, ये सभी जो है इस वीडियो के माध्यम से और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ दोस्तों आपके जो है काफ़ी मददगार रहेगा। तो चलिए हम दोस्तों एक एक क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कवर करते हैं। आपके पास समय कम है, इसलिए हम भी आपके साथ साथ जो है जुड़े हुए हैं और क्वेश्चनों को अच्छे से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। इसमें कह रहा है कि इससे हमारा बायोगैस नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि देहात में जिसे गोबर गैस के नाम से जानते हैं दोस्तों, कह रहा है इनमें से कौन गोबर गैस का जो है स्रोत नहीं है। किससे गोबर गैस नहीं बना सकते हम? लकड़ी से नहीं बना सकते, गोबर गैस नहीं बना सकते, या नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। ये सभी हमारे जो है एक ऐसे कृत्रिम जो है एनर्जी सोर्स हैं जिनसे हम बायोगैस जो है उत्पन्न कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे हमारा सी वाला जो नाभिकीय वाला है, ये इससे जो है यहाँ पे हमारा बायोगैस नहीं बनाया जा सकता। अगला क्वेश्चन दोस्तों फटाफट से हम देखते हैं। चलिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है दोस्तों? एक शब्द में अगर हम जान लें तो ग्लोबल वार्मिंग वह होता है जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है। मतलब ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऊपर लेयर बन जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और जितने भी प्रदूषण के होते हैं। यहाँ पे ये एक परत बना लेते हैं जिससे सूर्य के प्रकाश आते तो हैं नीचे तक, ठीक है। सूर्य के प्रकाश नीचे तक तो आते हैं दोस्तों, लेकिन ये रिटर्न होकर नहीं जा पाते, जिससे सूर्य का टेम्परेचर जो है सूर्य का टेम्परेचर वापस नहीं जा पाता और पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहता है। तो इसमें से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है ऑक्सीजन नहीं है दोस्तों, ना ही अमोनिया है, ना ही नाइट्रोजन। इसमें से हमारा सी वाला है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है प्रदूषण होते हैं, ये पृथ्वी के ऊपर जो है एक परत बना लेते हैं दोस्तों, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश तो पृथ्वी पे आ जाता है लेकिन पूरे प्रकाश जो है वापस नहीं जा पाते हैं। धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कवर करते हैं दोस्तों। सूर्य तथा अन्य तारों के लिए विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। तो सूर्य और अन्य तारों के लिए विशाल ऊर्जा का स्रोत है, तो इसमें नाभिकीय संलयन की ऊर्जा होती है दोस्तों। किसकी होती है? नाभिकीय संलयन की ऊर्जा होती है, या हाइड्रोजन संलयन भी कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नाभिक विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। नाभिक को तोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे दिया गया है लोहे का छड़, स्टील का छड़, या कैडमियम का छड़, या एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे हमारी जो सबसे कठोर धातु होता है दोस्तों कैडमियम होता है, और कैडमियम का ही प्रयोग वहाँ पे हम कर पाते हैं, ठीक है। ये लोहे और स्टील और एल्यूमिनियम से भी कठोर होते हैं। अगला हम देखते हैं, नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है। तो नाभिकीय विखंडन जब होती है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो यहाँ पे 200 माइक्रोवोल्ट होता है, ठीक है। मेगा वोल्ट होता है दोस्तों, सॉरी मेगा वोल्ट होता है। माइक्रोवोल्ट हमारा 10⁻⁶ हो जाएगा, 10⁶ वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ 200 गुणे 10⁶ वोल्ट भी कह सकते हैं, या 200 मेगा वोल्ट कह सकते हैं। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों सूर्य है। क्या है? सूर्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। बॉक्स नुमा और कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का तापमान हो जाता है। तो इसमें से बताया जा रहा है कि बॉक्स नुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का तापमान हो जाता है। इसमें कह रहा है कि जो बक्से नुमा हमारा सोलर कुकर होता है उसका 3 से 4 घंटे में अंदर का तापमान कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे दिया गया 100 से 140 डिग्री सेल्सियस। इसे हम रट लेंगे दोस्तों, यहाँ पे कोई भी ट्रिक अपनाने की ज़रूरत नहीं है। पवनों का देश कहा जाता है। पवनों मतलब जहाँ पे हवा ढेर सारा चलता है उस देश को क्या कहते हैं? तो जहाँ पे ये डेनमार्क है दोस्तों। सभी जगह हवा चलती है लेकिन पवनों का देश जो है, यहाँ पे पवन चक्की और सारी चीज़ों का लगाया जाता है जहाँ पे हवा की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यहाँ हमारा डेनमार्क है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसकी चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल
कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 15 किलोमीटर घंटा होना चाहिए, जिससे पवन चक्की घूम सकेगा दोस्तों। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो जीवाश्म ईंधन जो हमारे जीवाश्म ईंधन इसमें से कौन से होते हैं, जो हमारे पहले सजीव रहे होंगे और उनका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उनका जीवाश्म ईंधन बोला जाता है दोस्तों। तो कोयला भी एक हमारा जीवाश्म ईंधन है। लकड़ी ये भी हमारा दोस्तों जीवाश्म ईंधन है, ये पेड़ से ही दोनों बने हैं, ये पेड़ जो है पहले सजीव रहे होंगे। ठीक है, गोबर गैस ये भी हमारे जीवाश्म ईंधन है, ये जो है गाय से बनती है या भैंस के गोबर से बनती है, तो ये सभी हमारे जीवाश्म ईंधन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट से। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत होता है या था। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था, तो सबसे अधिक सामान्य स्रोत लकड़ी था दोस्तों। क्या था? लकड़ी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस एक प्रकार की है, तो गोबर गैस जो है एक प्रकार की हमारा बायोगैस है दोस्तों। अभी ऊपर हम पढ़ के आए थे, क्या है? एक बायोगैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, फटाफट से कवर करते हैं। नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। दोस्तों जो नवीनीकरण मतलब जो जल्द में ही प्राप्त किया गया है ऊर्जा के रूप में, तो ये हमारा सौर ऊर्जा है दोस्तों। ठीक है, जिसे हम यूज कर पाते हैं। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि मीथेन गैस पाई जाती है, तो मीथेन गैस कितना होता है जो जैव गैसों से होता है? 50%, 60%, 70%, 75%। तो दोस्तों उसमें मीथेन गैस हमारे 75% होते हैं। ठीक है, जो हम गोबर गैस के रूप में या बायोगैस के रूप में यूज करते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत दोस्तों यहाँ जीवाश्म ईंधन होगा। क्या होगा? जीवाश्म ईंधन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो सौर सेल होती है। क्या होती है? सौर सेल होते हैं। सोलर सेल जो हमारे होते हैं वो जो है हमारे विद्युत ऊर्जा को जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे घरों में कई प्रकार के सोलर पैनल लगाए जाते हैं या छोटे सोलर पैनल आते हैं, जिससे हम अपनी जो है लाइट चार्ज करते हैं या फैन चलाते हैं या बिजली चलाते हैं। तो जितने भी सोलर पैनल होते हैं, तो उससे पहले पैनल को जो है एक बैटरी लगाया जाता है पैनल से, फिर वो बैटरी में जो है एनर्जी स्टोर होती है। स्टोर होने के पश्चात जो है फिर हम उसका यूज कर पाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे सौर सेल हो जाएंगे, जिसके माध्यम से हम सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। एक उत्तम ईंधन है जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रयोग किया जाता है, तो कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, जैव गैस ये हमारी सबसे उत्तम गैस है। क्यों है? क्योंकि इसे हम जो है गोबर से प्राप्त करते हैं दोस्तों, और हमारे गोबर लगातार जीवों से प्राप्त होते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे जैव गैस, कोयला नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा उत्तम एनर्जी तो देता है दोस्तों, लेकिन इसके लिए हमें जो है लकड़ी को गलाना पड़ता है या जलाना पड़ता है, या लकड़ी हमारे बहुत पुराने कहीं खदान में रहते हैं। ठीक है, लकड़ी यहाँ पे दूसरा दिया है, तो लकड़ी नहीं हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें वनों की कटाई करनी पड़ेगी और हमारे जो है वातावरण को जो है प्रभावित करेगा। पेट्रोल नहीं हो सकते, ये भी हमारे जो है लिमिटेड होते हैं दोस्तों। एक समय ऐसा आएगा पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, तो जैव गैस ही हमारे जो है एक उत्तम ईंधन है, जिसका प्रयोग हम जो है आसानी से कर सकते हैं और हमारे लिए जो है लाभकारी भी होते हैं, किसी प्रकार के प्रदूषण भी नहीं देते। अगला क्वेश्चन हम दोस्तों देखते हैं। नौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये देखो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन आ गया। नौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो गर्व से कह सकते हैं नौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं, तो जीवाश्मी ईंधन जो है अभी ऊपर हम पढ़ के आए थे अनवीकरण स्रोत के हैं। किसके हैं? अनवीकरणीय स्रोत के हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, वही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया दोस्तों। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है दोस्तों, इसे रट लेना है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पे बना है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध गंगा नदी पे। ये जो है पुल होते हैं दोस्तों, इनका नाम दिया गया है और कुछ नहीं है। ठीक है, टिहरी बांध किस नदी पे बना है? तो टिहरी बांध गंगा नदी पे बना है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? इसमें कह रहा है कि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? तो भारत में पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत का उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। ठीक है, ये 5वां स्थान प्राप्त किया है। पूरे विश्व भर में जितने भी देश हैं उनमें से स्थान का होता है, तो दोस्तों 5वां वाला स्थान है। चलिए आगे देखते हैं। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए दोस्तों, जिससे हमारे सोलर सेल बनते हैं, उसके लिए हम सिलिकॉन के प्लेटों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन के प्लेटें होते हैं जिनके द्वारा हम सौर पैनल को बनाते हैं। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है? तो बांध द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है? तो यहाँ दोस्तों विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यहाँ पे हमारे जो बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं दोस्तों, डैम से हमारी जो है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। वहाँ पे मशीनें लगा के या डायनमो वायनमो लगा के वहाँ से करते हैं। यहाँ देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन आ गया। OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी संचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। ठीक है, तो कितने अंतर हो? तो यहाँ पे हमारे जो है यहाँ पे दिया गया दोस्तों 20 डिग्री सेल्सियस का इसका अंतर हो, तब ये हमारे विद्युत संयंत्र जो है क्या हो पाते हैं, संचालित हो पाते हैं या चल पाते हैं। उसकी गहराई तक जो है, गहराई और ऊपर के तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो। हाइड्रोजन बम किस अपक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर दोस्तों। हाइड्रोजन बम जो हमारे नाभिकीय संलयन पर आधारित है, क्योंकि जब ये हाइड्रोजन बम गिराए जाते हैं तो ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं और अधिक एनर्जी के साथ साथ दोस्तों ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जहाँ से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो है नुकसान होता है या जहाँ पे गिरता है वहाँ के एरिया को जो है हानि पहुँचती है। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में दोस्तों। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। ये भी दोस्तों हमारा स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, हम क्वेश्चन के समापन की तरफ है दोस्तों। तो आप जो है आई होप आपने सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से क्लियर किया है। अगर वीडियो को ना समझ में आए तो जो है रोक के उसे क्वेश्चन को नोट करेंगे, तो इससे आपकी नॉलेज और इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है तमिलनाडु में है दोस्तों। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को आपको क्लियर कर लेने हैं, पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और कोई भी बच्चा ये जो है विद्युत स्रोत ऊर्जा के स्रोत के ना ही चैप्टर को पढ़ता है ना ही इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करता है, और उसके नंबर जो है क्या हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, और इम्पॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम में लगभग यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ककरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ककरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा दोस्तों गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है दोस्तों। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को ज़रा सा भी आप जो है हिंदी मीडियम और हमारे सभी दोस्तों तक सहयोग करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपका जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो जाए और सारे दोस्तों का मदद भी हो जाए, जिससे वो जो है अपने बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर को मार्क्स कर सकें और जो है आपके साथ गौरवान्वित हों और गर्व के साथ साथ वो भी अपना जो है सीना और सिर ऊपर करके चल सकें। धन्यवाद दोस्तों।